वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीओ की डिवाइस सीरीज में। और बीओ की डिवाइस सीरीज में आज जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है पंचवर्षीय योजनाएं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जो आर्थिक नियोजन है, जो प्लान्ड इकोनॉमी है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। भारत की जो प्रमुख योजनाएं बनी थी उनके बारे में हमने बातचीत की और फिर हमने बातचीत की योजना आयोग और एनडीसी के बारे में। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज ये पूरा का पूरा टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखो भाई, पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें साथियों, तो भारत में पंचवर्षीय योजना खैर देखो अब तो लागू नहीं है, ये बात समझ लो आप। अब ये लागू नहीं है, पहले लागू होती थी। जब से मोदी सरकार आई है तब से इनको समाप्त कर दिया गया है, अब इनको लागू नहीं किया जाता है। तो पहला तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी है योजना आयोग की, ध्यान रखना, ठीक है। योजना आयोग की जिम्मेदारी है इनको बनाना। और दूसरा, अगर हम देखें कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कौन करवाता था, तो लागू करवाता था एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये जो संस्थाएं थी बेसिकली जो काम करती थी पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर। तो ये सब हमने तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अभी हम डायरेक्टली देखेंगे और आज बात होगी पहली पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। चलिए देखें पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का समय है 1951 से 1956, ये आपको याद रखना है। 1951 टू 1956 ये इसका समय है। मॉडल इसका इंपॉर्टेंट है, पेपर में मॉडल पूछा जाता है अक्सर करके। तो इसका मॉडल है हेराल्ड डोमर, ध्यान रखना। ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे हेराल्ड और डोमर। इन लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। टारगेट क्या था हमारा? तो टारगेट था कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना, यह हमारा टारगेट था। योजना के अंतिम 2 वर्षों में हुई अच्छी फसल के कारण यह योजना सफल मानी गई। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए। यानी पहले जो आईआईटी जो बने थे 5, वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बने थे। इसके अलावा इसी के समय में यूजीसी की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखो राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है किसी भी चीज़ को सरकारी कर देना, ठीक है। अभी जैसे कोई प्राइवेट संस्था है, अगर आप उस प्राइवेट संस्था को सरकारी कर दो तो ये हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। और अगर किसी सरकारी संस्था को प्राइवेट कर दिया जाए तो इसे कहा जाता है निजीकरण, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसी दौरान जो है राष्ट्रीयकरण भी किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसी अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई, जैसे भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दामोदर घाटी जो परियोजना है ये भारत की पहली परियोजना है जिसको 1948 में लगाया गया था। तो ये सारे के सारे इसके जो है पॉइंट हैं। आगे देखो, आगे है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 1961। सबसे पहले देखेंगे इसका मॉडल। तो इसका मॉडल है पीसी महलनोबिस, ध्यान रखना। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? इसका मॉडल तैयार किया था प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने, इसीलिए इसे पीसी महलनोबिस योजना भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि पीसी महलनोबिस कोई अंग्रेज है, नहीं, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महलनोबिस। और ये एक प्रसिद्ध जो है सांख्यिकीविद है, यानी आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं, ठीक। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण, यानी बहुत तेजी से जो है उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य था इस योजना का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर यह भी सुझाव दिया गया कि विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने पर सुझाव दिया गया कि हम जो है विदेशों से पैसा लें और विदेशों से पैसा लेकर के हम अपने आयात को बढ़ाएं। आयात मतलब विदेशों से चीज़ें खरीदना, इस चीज़ को बढ़ाएं। तो इस चीज पर बल दिया गया। तीसरा, अब सरकार का मुख्य फोकस कृषि से हट गया और वो किस पर आ गया? भारी उद्योगों पर आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो पहली योजना के दौरान कीमतों में आई 13% की गिरावट की तुलना में काफ़ी अधिक थी। यानी मुद्रास्फीति काफ़ी हो गई,
महंगाई काफ़ी बढ़ गई इस योजना के दौरान। ठीक आगे देखो, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं और 5 स्टील कारखाने भी स्थापित हुए। देखो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भिलाई स्टील कारखाना किसके सहयोग से आया है, दुर्गापुर स्टील कारखाना किसके सहयोग से आया है और राउरकेला स्टील कारखाना किसके सहयोग से आया है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए दुर्गापुर जो स्टील कारखाना है ये लगा है रूस के सहयोग से, ध्यान रखना। सॉरी, भिलाई जो स्टील कारखाना है ये लगा है रूस के सहयोग से। दुर्गापुर जो स्टील कारखाना है ये लगा है ब्रिटेन के सहयोग से, ध्यान रखना। और राउरकेला स्टील कारखाना लगा है जर्मनी के सहयोग से। तो ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक कमीशन के अनुसंधान संस्थान के रूप में इनको स्थापित किया गया और दूसरी औद्योगिक नीति भी इसी समय पर आई है। तो ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना। जरा इसको देखो, इसका समय है 1961 से 1966, याद रखिएगा। और इसका मॉडल है सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ध्यान रखना। इसका मॉडल क्या है, सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है इसका। और इसने जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ठीक है, आपको इसमें यह भी याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो आपका जवाब होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके रीज़न है प्रॉपर, देखिए क्या क्या रीज़न है। पहला तो 1962 में जो है चाइना के साथ युद्ध हो गया, जो हम हार गए। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, जो हम जीत गए, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर जो है 1966 1967 में पड़ गया भारत में अकाल। तो इस वजह से इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ गई कि ये योजना असफल हो गई। अब देखो, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे चीन आक्रमण, भारत पाकिस्तान युद्ध और भयंकर सूखे के कारण हमने जो लक्ष्य निर्धारित करे थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के, उनको हम प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो पेपर में पूछी जाती है, वो है इसी दौरान इसी समय पर स्थापना की गई साथियों पीडीएस सिस्टम की। पीडीएस सिस्टम क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस प्रणाली, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना इसी समय में की गई, क्योंकि भारत में भीषण अकाल पड़ गया। उससे निपटने के लिए, भुखमरी की स्थिति से निपटने के लिए ये बनाया गया। और इसी समय में 1964 में एफसीआई की भी स्थापना हुई है, आप लोग ध्यान रखना। अब हुआ क्या कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से फेल हो गई, हमारे पास संसाधनों का अभाव हो गया, क्योंकि 2 युद्ध हमने झेले, फिर अकाल झेला, तो हमने तय किया कि चौथी पंचवर्षीय योजना को थोड़ा डिले करेंगे, हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, तब इसको लागू करेंगे। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना समय से लागू नहीं हुई। और जब समय से लागू नहीं हुई, इसलिए वर्ष 1966 से लेकर 1969 तक हुआ पहला योजना अवकाश, ध्यान रखना, पहला योजना अवकाश। तो पहले योजना अवकाश की अवधि क्या है, यहां पर आप देख लो, ये है 1966 से 1969, ये है प्रथम योजना अवकाश। ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है पहला योजना अवकाश कब हुआ, तो 1966 से 1969। इस दौरान हमने क्या किया, हमने कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की, बल्कि जो समस्याएं हमने झेली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय पर, उनको सोखने का प्रयास किया, उन झटकों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। ठीक है, जिससे आगे ऐसी समस्याएं ना हो। तो हमने अगले 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की, 66 से लेकर 69 तक। तो इस दौरान हम कर क्या रहे थे, तो जब हम पर कोई काम नहीं होता तो फिर हम काम करते हैं कृषि के ऊपर। तो देखो, कृषि में व्याप्त संकट और गंभीर खाद्य अल्पता ने वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर जोर देना आवश्यक बना दिया। इन योजनाओं के दौरान एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई, जिनमें बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रसार, उर्वरकों का व्यापक उपयोग, सिंचाई क्षमता को दोहन और मृदा संरक्षण आदि इनमें शामिल है। ठीक है, हाँ, इन वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित कर लिया, जो मैंने आपको बताया। और फिर लागू होती है साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना
ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना है जो समय से लागू नहीं हुई। ठीक है, इसको लागू होना था कब? इसको लागू होना था 66 में, बट ये लागू नहीं हुई। और ये कब लागू हुई है? ये लागू हुई है साथियों 1969 में, 3 साल बाद। ठीक। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो ध्यान रखना, ये इसका जो फॉर्मूला है वो है गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक। और देखो जरा, इसी दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1969 में, और बाद में 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? तो मैंने आपको पहले बताया, राष्ट्रीयकरण का अर्थ है चीजों को सरकारी कर देना। मुख्य फोकस कृषि की विकास दर पर था ताकि अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया जा सके। देखिए, खेती एक कोर एरिया है, खेती अच्छी होगी तो लोगों का पेट भरा रहेगा, और लोगों का पेट भरा रहेगा तभी तो व्यापार आगे बढ़ेगा भाई। अब कोई आदमी भूखा ही है तो फिर आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो 24 घंटे काम करे? वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। खराब मानसून के कारण आगे के 3 साल ठीक से नहीं गुजरे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया, और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की आमद एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी समय में भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जो कि आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब में था। तो हमने क्या किया? हमने किया एक परमाणु बम विस्फोट। और इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ध्यान रखना, 1974 में ये हुआ है स्माइलिंग बुद्धा, राजस्थान के पोखरण में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। आगे देखो, आगे है 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79। इसने 2 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। पहला गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1989 के बीच में। ठीक है। और देखें अगर, तो उच्च विकास दर को और अधिक बढ़ाना, आय का बेहतर वितरण, बचत और घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख संसाधनों के रूप में देखा गया, प्रमुख साधनों के रूप में। लेकिन हुआ कुछ और ही एक्चुअल में। इसी बीच इंदिरा गांधी ने बीच में जो है आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी उसमें काफ़ी कमी आई, और उसका परिणाम ये रहा कि 1978 में जब भारत में आम चुनाव हुए तो लोगों ने इंदिरा गांधी की सरकार को नकार दिया, और 1978 में एक नई सरकार सत्ता में आई जो थी जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही जो पहला काम किया वो ये कि चल रही पंचवर्षीय योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया। अब ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये चलनी कब तक थी? ये थी 79 तक, बट 78 में जब जनता पार्टी आ गई तो जनता पार्टी ने पूरा गुस्सा इसी पर निकाला, और इस योजना को 1978 में ही, यानी 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन फिर भी इस योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है लागू किया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है प्लस अंत्योदय कार्यक्रम इसी में शुरू हुआ, और आरबीआई का मुद्रास्फीति नियंत्रण भी इसी दौरान शुरू हुआ। लेकिन 1978 में क्या हुआ? 1978 में जनता पार्टी ने आते ही इस योजना को समाप्त कर दिया। अब जनता पार्टी सरकार में है। अब जनता पार्टी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा हम पंचवर्षीय योजना नहीं चलाएंगे, हम कुछ अलग चलाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए जारी की रोलिंग प्लान। इसे कहा जाता है अनवरत योजना हिंदी में। तो उन्होंने कहा हम अगले 5 साल के लिए क्या चलाएंगे? अनवरत योजना चलाएंगे, रोलिंग प्लान चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग ही सीन हो गया। अलग सीन ये हो गया कि जनता पार्टी सरकार जो आई थी 78 से 83 के लिए, वो केवल 2 ही साल पूरे कर पाई, और 80 में जनता पार्टी सरकार गिर गई, और फिर से जो है इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। और जब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कांग्रेस ने बीजेपी के काम को दोहराया। जो काम बीजेपी ने किया था कि पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था, उसी प्रकार से कांग्रेस ने आकर के रोलिंग प्लान को 2 साल में ही, यानी 78 से 80 के समय में ही समाप्त कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है केवल 2 ही साल चली, और उसके बाद जो है समाप्त हो गई।
और इसके बाद इसको समाप्त करके फाइनली छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया 1980 से 1985 के लिए। फोकस क्या था? फोकस था इसका राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी, परिवार नियोजन आदि के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण। ये वही समय था जब इंदिरा गांधी ने लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई। इसी दौरान नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिशों पर हुई और संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हो गई और नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया। ठीक, आगे देखो। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण इसका मुख्य लक्ष्य था। मुख्य फोकस और देखिए क्या है। योजना के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के भीतर रहकर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। यह योजना काफ़ी सफल रही। योजना ने 5% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 6% की वृद्धि प्राप्त की। यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ठीक है। इंदिरा आवास योजना 1985 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में तथा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986, ये सब इसी समय पर आए हैं। इस योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया। नियोजन के मूल सिद्धांत जैसे विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय योजना के आधार के रूप में कायम रहे। आगे देखते हैं। आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। एक्चुअल में 1992 में फिर से जो है बीजेपी सत्ता में आ गई और 2 साल सत्ता में रही और फिर से समाप्त हो गई। इसीलिए 1990 से 1992 तक फिर से योजना अवकाश था, ध्यान रखना। ये दूसरा योजना अवकाश है 1990 से 1992 तक। अब देखो, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। 1990-1991 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति 8वीं योजना को शुरू करने के दौरान प्रमुख मुद्दे थे, ठीक है। योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए 5.6% की औसत वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कठोर नीतिगत उपाय किए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम हासिल किए गए, जैसे तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में हुआ विकास, विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात और आयात में हुई वृद्धि, व्यापार में और चालू खाता घाटे में सुधार किए गए। इसी दौरान एलपीजी सुधार हुए, ध्यान रखना। एलपीजी का मतलब है, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखना। आरपीडीएस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा मध्याह्न भोजन योजना 1995 में इसी योजना के अंतर्गत, इसी पंचवर्षीय योजना के समय में ही आए हैं, ध्यान रखिएगा। भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का भी सदस्य बन गया। यह ऐसी पहली योजना थी जिसने देश द्वारा अनेक दशकों से जारी किए गए व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया। तो ये एलपीजी जो रिफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में इसको विकसित किया गया था, जैसे जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय पर जोर देकर देश में विकास को बढ़ाना था। इस क्रम में कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे टीपीडीएस, अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान और गंगा कल्याण योजना जो है 1997 में इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। भारत विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा तैयार किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण योजना भी इसी समय में आई है। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005 इसी समय में आई है। नरेगा 2005, जिसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 को बदल के मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी इसी समय में आया है और 8% जीडीपी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य हमने यहाँ पर रखा
10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और देखें जरा हम इसमें तो 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना की अवधि में श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर को कम से कम 50% की कमी तक लाने का लक्ष्य रखा गया। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर को 16.2% की कमी तक लाने का लक्ष्य रखा गया। और 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्षावरण को 25% तक और 2012 तक 33% तक ले आने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि ये लक्ष्य कभी भी पूरे नहीं हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 2007 तक सभी प्रदूषित नदियों और 2012 तक अन्य अधिसूचित हिस्सों की सफाई का लक्ष्य रखा गया, जो कि अभी तक साफ नहीं है। 2024 आ गया। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसमें क्या क्या हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसी समय पर आई है। इसी योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 इसी समय पर आई है। सबला योजना 2010 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजना जो है इसी समय पर आई है। समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसी समय पर आया है। इसके अलावा गरीबी को हटाने के लिए तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। सामाजिक क्षेत्र एवं उनमें सेवा प्रदान करने का जोर दिया गया। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया। लैंगिक असमानता में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है रखा गया। इसके अलावा कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया। 2.1 ही क्यों? तो 2.1 इसलिए क्योंकि 2.1 अगर किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है तो उस देश की जनसंख्या स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ती नहीं। इसलिए ये लक्ष्य रखा गया था, है ना, 2007 से 2011 तक के लिए, है ना। लेकिन ये जो है मतलब 2007 से 2012 तक के लिए, बट ये जो है अब आकर के 2023-24 में पूरा हो पाया है। ये जो जनसंख्या वाला लक्ष्य है ये। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य लिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.2% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। मुख्य विषय क्या था इसका? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1 अप्रैल 2017 से 3 वर्षीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। नीति आयोग को 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट और 7 साल की रणनीति पर भी काम सौंपा गया है, जो 2030 तक सरकार के विकास कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। 3 साल की जो कार्य योजना है, 7 साल की रणनीति, 2030 तक 15 सालों का विजन दस्तावेज, यानी अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं, अब सप्तवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। ठीक है। नई प्रणाली के तहत सूत्रों ने कहा है कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि फंड प्रवाह के कम होने की संभावनाओं का सामना किया जा सके। आगे देख लीजिए 20 सूत्री कार्यक्रम, फिर इसको खत्म करते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम दूसरी केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अनेक योजनाओं के समन्वित तथा गहन नियंत्रण के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाना था, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर में। इस कार्यक्रम के तहत उन योजनाओं पर बल दिया गया जो गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होंगे। इस योजना को 1982-1986 में पुनर्संरचित किया गया। यूपीए सरकार द्वारा, यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइज यानी कांग्रेस, यूपीए सरकार द्वारा इसकी पुनर्संरचना की गई है। वर्तमान कार्यक्रम में 119 विषय हैं जिसमें 20 सूत्र, जिनको 20 सूत्रों में समूहित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने से संबंधित है। इन विषयों में से 54 का मूल्यांकन मानदंड के आधार पर नियंत्रित किया जाता है।
65 विषयों को पूर्व निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर तथा 20 बचे महत्वपूर्ण विषयों को मासिक आधार पर नियंत्रित किया जाता है। इन लक्ष्यों का निर्धारण केंद्र के मंत्रालयों द्वारा केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के साथ किया जाता है। इस कार्यक्रम का आवंटन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किया जाता है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए 21वीं सदी की चुनौती को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 को नया नाम देते हुए इसको नाम दिया गया है अब 20 सूत्री कार्यक्रम 2006। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल था। ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हो गया हमारा समाप्त साथियों। पंचवर्षीय योजनाएं हमारी हुई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो इसको पढ़िए, समझिए, नोट करिए और लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।